हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं शिवचरण कुशवाहा आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल ग्राम पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब भी इंडस्ट्रीज में वायरिंग इंस्टॉलेशन की बात होती है या हमारे घरों में वायरिंग इंस्टॉलेशन की बात होती है, तो हम सभी लोगों को हमारे घरों में अर्थिंग जरूर करवाना चाहिए, इंडस्ट्रीज में अर्थिंग जरूर करवाना चाहिए, ताकि जब भी कभी हमारे इक्विपमेंट्स वगैरह में अनबैलेंस कंडीशन आती है तो उस समय हमें एक ह्यूमन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अर्थिंग। तो हम लोग अर्थिंग के बारे में जानेंगे और अर्थिंग में कितने टाइप की अर्थिंग होती है, कितने टाइप के अर्थिंग के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, उसमें कौन-कौन सी टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, वो भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए आज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि अर्थिंग होती क्या है। तो देखिए जैसा कि आप लोगों को दे रखा है कि कनेक्टिंग द नॉन कंडक्टिव मेटल बॉडी पार्ट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड सिस्टम टू द अर्थ थ्रू ए लो रेजिस्टेंस कंडक्टर्स इज कॉल्ड एज अर्थिंग। किसी विद्युत उपकरण जैसे यदि मान के चलिए मेरी मोटर की जो बॉडी है, यानी कि जो मोटर की बॉडी जो होती है वो क्या होती है कि उसमें उसकी बॉडी में से करंट फ्लो नहीं होना चाहिए, जबकि उसकी वाइंडिंग है और उसके अंदर से आर्मेचर में करंट फ्लो होना चाहिए, यानी कि ओनली हम लोग चाहते हैं कि वो वाइंडिंग के अंदर ही करंट फ्लो हो, ना कि उसकी बॉडी पर करंट फ्लो हो। अर्थिंग जो होती है उसकी बॉडी को, यानी कि बॉडी में जब भी लीकेज करंट होगा, जब भी उसकी बॉडी के करंट थ्रू लीकेज करंट फ्लो होगा तो वो इजीली जमीन में ग्राउंड कर देगी अर्थिंग। अर्थिंग एक लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करती है, ताकि हमें ये लीकेज करंट से हम लोग बच जाते हैं और एक फेटल करंट और फेटल इंजरी से हम लोग बच जाते हैं। तो अर्थिंग दो टाइप की होती है। पहली है सिस्टम अर्थिंग, दूसरी है इक्विपमेंट अर्थिंग। तो नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले हम लोग अर्थिंग में जो बेसिक बेसिक टर्म्स होती हैं उनकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए जैसा कि यहाँ पे एक टर्म्स आई है, डेड। डेड मीन्स एट और अबाउट अर्थ पोटेंशियल एंड डिसकनेक्टेड फॉर एनी लाइव सिस्टम्स। यानी जब भी हमारी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जैसे कि सर्किट ब्रेकर है या कोई हमारा स्विच गियर है, जब भी वो किसी लाइव पार्ट से कनेक्टेड ना हो, लाइव फेज वायर से कनेक्टेड ना हो, उसमें किसी भी प्रकार की कोई सप्लाई अवेलेबल ना हो, वो एक डेड, यानी उसमें किसी भी प्रकार का हमें इलेक्ट्रिकल का वर्क करते समय हमें किसी भी प्रकार का खतरा नहीं है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई सप्लाई अवेलेबल नहीं है, उसे ही हम डेड कहते हैं। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं अर्थ। अर्थ क्या होता है? तो देखिए एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी अर्थेड व्हेन इट इज इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड टू एन अर्थ इलेक्ट्रोड, एंड ए कंडक्टर इज सेड टू बी सॉलिडली अर्थेड व्हेन इट इज इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड टू एन अर्थ इलेक्ट्रोड। यानी जब भी हम लोग हमारे इक्विपमेंट्स की बॉडी को डायरेक्टली अर्थ से कनेक्ट करते हैं, ताकि जो हमारे इक्विपमेंट्स की बॉडी में जब भी लीकेज करंट फ्लो होता है तो उस कंडीशन में वो इजीली ग्राउंड हो जाता है। वही हमारे अर्थ का काम होता है। नेक्स्ट जो टर्म्स आई है वो है अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। इसे हम शॉर्ट में ईसीसी भी बोलते हैं। इसका नाम है, फुल फॉर्म है अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। देखिए जब भी हमारी इक्विपमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल में इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं, तो उस कंडीशन में उसकी इक्विपमेंट की जो बॉडी से और जो इलेक्ट्रोड तक का जो वायर हम लोग लगाते हैं, उससे इक्विपमेंट की बॉडी को हमारे अर्थ इलेक्ट्रोड से, जिससे कि द्वारा जिसके माध्यम से हम लोग कनेक्ट करते हैं, उसे ही ईसीसी यानी अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर, यानी कि इस मोटर की बॉडी से और इलेक्ट्रोड तक जो हमारा वायर लगा हुआ है, उसे ही हम अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं अर्थ इलेक्ट्रोड क्या होता है। देखिए ए मेटल प्लेट पाइप और अदर कंडक्टर इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड टू द जनरल मास ऑफ द अर्थ। यानी कि जो जमीन के अंदर एक इलेक्ट्रोड जो है जमीन के अंदर रहता है, और वह कॉपर का भी हो सकता है, तो वो जमीन के अंदर होता है, ताकि जमीन के अंदर रहे और जब भी हमारी इक्विपमेंट्स में या हमारे सिस्टम में लो अनबैलेंस कंडीशन आए, उस समय जो लीकेज करंट है वो इजीली ग्राउंड हो जाए। और इसमें किसी भी प्रकार की कोटिंग नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का पेंट नहीं होना चाहिए कि ये गुड कंडक्टर ऑफ मटेरियल, मेटल का बना हुआ होना चाहिए अर्थ इलेक्ट्रोड। और अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अर्थ फोल्ड क्या होता है। देखिए जब भी हमारा फेज वायर है डायरेक्टली हमारे अर्थ वायर से टच हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम लोग उसको अर्थ फोल्ड बोलते हैं। यानी कि हमारे लाइव वायर के संपर्क में यदि अर्थ वायर आ जाता है, तो उसे ही हम अर्थ फोल्ड कहते हैं। नेक्स्ट टर्म आती है लीकेज करंट क्या होता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम में। आप लोगों से कोई पूछे कि लीकेज करंट क्या होता है, तो देखिए जब भी हम हमारी वायरिंग में से वायर्स में से करंट फ्लो होता रहता है, जब भी कभी ओवरलोड की या ओवर हीटेड की कंडीशन आती है, तो उस वायर का जो इंसुलेशन है वो मेल्ट हो जाता है। मेल्ट होने के कारण से करंट लीक होने लगती है। यानी मैं सिंपल वे में बोलूँ कि जब भी हमारी जो करंट है वो एक इंटेंडेड पाथ के अलावा यदि किसी दूसरे पाथ से फ्लो होने लगता है, और उसे ही हम लीकेज करंट बोलते हैं। देखिए अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्टेप पोटेंशियल क्या होता है।
देखिए स्टेप पोटेंशियल वह होता है कि जब भी ये हमारे ट्रांसमिशन लाइन में या हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में ट्रांसमिशन लाइन में जब भी कोई वायर कट के हमारे ज़मीन पर गिर जाता है और वो उसमें कंटिन्यूअसली करंट फ्लो हो रहा होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि एक व्यक्ति वहाँ पे खड़ा हुआ है, तो उस समय उसको झटका लग सकता है। तो देखिए जनरली हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस कब क्रिएट होता है? तो देखिए जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा होगा कि इनके दोनों पैर के बीच ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच एक डिफरेंस है। यानी कि जब भी करंट जो है वो ए पॉइंट से एंटर होकर बी पॉइंट से निकलेगी, यानी करंट फ्लो होने की एक पाथ मिल रहा है। यदि यही व्यक्ति यदि दोनों पैर एक एक साथ से खड़ा रहे, यानी कि दूर दूर ना रहे, यानी कि कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट ना हो, तो उस कंडीशन में ना शॉक नहीं लगेगा। यदि दोस्तों यदि कभी जब भी कभी ऐसा ऐसी कंडीशन होती है कि कोई ट्रांसमिशन लाइन का वायर कट के जमीन में गिर गया है, तो हम लोग दोनों पैरों के बल एक साथ कूदते कूदते हुए आगे हम लोग बढ़ सकते हैं, उस कंडीशन में हमें शॉक नहीं लगेगा। दूसरा है टच पोटेंशियल। टच पोटेंशियल क्या है? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंड ए पॉइंट टचड बाय ए पर्सन। यानी जब भी कभी एक लाइव पार्ट से हम लोगों का हाथ लग जाता है और हम लोग जमीन में खड़े खड़े हुए रहते हैं, तो ये जो हमारी बॉडी है इसके अंदर से हमारा करंट फ्लो होता है और वो उसको एक पाथ मिल जाता है, एक लो रेजिस्टेंस पाथ मिल जाता है जिसके थ्रू वो करंट फ्लो होती है और हम लोगों को शॉक लग जाता है। तो उससे बचने के लिए हम लोग इंसुलेटेड शूज और ग्लव्स पहन सकते हैं ताकि हम लोग बच सकें। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सिस्टम अर्थिंग। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अर्थिंग दो प्रकार की होती है, सिस्टम अर्थिंग और इक्विपमेंट अर्थिंग। देखिए सिस्टम अर्थिंग क्या है? अर्थिंग एसोसिएटेड विथ करंट कैरिंग कंडक्टर इज नॉर्मली एसेंशियल टू द सिक्योरिटी ऑफ द सिस्टम एंड इज जनरली नोन एज सिस्टम अर्थिंग। यानी कि जो हमारी सिस्टम अर्थिंग क्या होती है कि जब भी जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग ट्रांसफार्मर का एग्जांपल ले लेते हैं कि ट्रांसफार्मर का जो स्टार पॉइंट होता है यानी न्यूट्रल पॉइंट होता है, तो ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल पॉइंट को हम लोग जमीन में अर्थ इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? कि जब भी हमारे सिस्टम में कोई अनबैलेंस कंडीशन आती है या यदि लोड अनबैलेंस होते हैं, तो उस कंडीशन में हमारे जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं घरों में वो डैमेज हो सकते हैं, उनमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सिस्टम अर्थिंग हम लोग जनरली ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल पॉइंट को यानी कि सिस्टम को बैलेंस प्रोवाइड करने के लिए सिस्टम अर्थिंग करते हैं। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि सिस्टम अर्थिंग का यूज़ कहाँ-कहाँ किया जाता है। तो देखिए, आप लोग देख सकते हैं जनरेटिंग स्टेशंस में और सब स्टेशन में इसका उपयोग किया जाता है। तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि सिस्टम अर्थिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हम लोग इसे इसे हम लोग ट्रांसफार्मर के आसपास हमें ज़रूर करवाना चाहिए। अब हम नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि protect the system when any fault occurs, against which earthing is designed to give protection by making the protective gears to operate and make the faulty portion of the plant harmless। यानी कि जब भी कोई ऐसी खराबी उत्पन्न होती है जिसके खिलाफ अर्थिंग सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन की जाती है, ताकि सुरक्षात्मक उपकरण जो हमारे जो प्लांट इक्विपमेंट्स वगैरह है वो अच्छी तरीके से काम कर सकें, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो प्रोटेक्शन है लगातार चलता रहता है, तो उस समय हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए, इसलिए हम लोग सिस्टम अर्थिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इक्विपमेंट अर्थिंग क्या होती है। तो देखिए जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इक्विपमेंट अर्थिंग जो है वो ह्यूमन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। यानी कि जब भी देखिए जैसे कि आपको इस इमेज में दिख रहा है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, इसकी जो बॉडी है, बॉडी से और अर्थ इलेक्ट्रोड तक वायर कनेक्ट कर रखा है। यानी कि इसमें से जब भी कभी हमारी इस बॉडी के अंदर करंट फ्लो होगा, तो वो इजीली इस अर्थिंग के अंदर ग्राउंड हो जाएगा। तो मेनली इक्विपमेंट अर्थिंग और सिस्टम अर्थिंग में डिफरेंस क्या है? देखिए, इक्विपमेंट अर्थिंग जो है वो ह्यूमन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। यानी जब भी हमारी कोई पर्सन गलती से वो मेटल बॉडी पर हाथ रख देता है, यदि उसमें करंट लीक हो रहा होता है, तो उसे शॉक लग सकता है। उसको उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हमारे इक्विपमेंट अर्थिंग यूज़ करते हैं। और जो सिस्टम अर्थिंग होती है वो हमारे इक्विपमेंट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। यानी मैं कहूँ, यदि आपसे कोई पूछे कि इक्विपमेंट अर्थिंग और सिस्टम अर्थिंग में क्या डिफरेंस है? तो आप लोग क्या बताएँगे कि इक्विपमेंट अर्थिंग वो है ह्यूमन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, बट यदि मैं बात करूँ हमारे जो सिस्टम अर्थिंग होती है वो इक्विपमेंट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए काम करती है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये एक इंटरव्यू का अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं
कि हमारे करंट जो है शरीर के अंदर से हम लोग कितना करंट सहन कर सकते हैं, कितना करंट हम लोग सस्टेन कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ कि देखिए 1 मिली एम्पीयर से 5 मिली एम्पीयर तक हम लोगों को नो सेंसेशन, यानी हम लोगों को एक सेफ वैल्यू करंट वैल्यू है जो हमारे शरीर सहन कर सकता है। और फिर तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं 20 मिली एम्पीयर। देखिए एक पेनफुल आपको शॉक लग सकता है इस कंडीशन में, 20 मिली एम्पीयर तक आप लोगों को एक पेनफुल शॉक लग सकता है। वहीं हम 50 मिली एम्पीयर की बात करें तो 50 मिली एम्पीयर तक आपको हार्ट अटैक्स आने की संभावना हो सकती है। और अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 1 एम्पीयर की। 1 एम्पीयर पर एक व्यक्ति यदि 1 एम्पीयर करंट के संपर्क में आ जाता है तो उस कंडीशन में उसे एक फेटल करंट लग सकता है जिसकी वजह से उसकी डेथ हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा जब भी हम लोग ओवर करंट सिस्टम पर वर्क करते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग एक प्रॉपर इंसुलेटेड जो पीपीई किट का यूज़ करें, एक प्रॉपर ग्लव्स का, प्रॉपर शूज़ का यूज़ करें और सेफ्टी का हमें फर्स्ट ध्यान रखना चाहिए। इलेक्ट्रिकल में सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं रीजन ऑफ अर्थिंग, यानी अर्थिंग को करते क्यों है। तो देखिए अर्थिंग का जो मेन पर्पस है ह्यूमन और जो एनिमल्स है उनको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। यानी जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि जब भी उसके हमारे इक्विपमेंट में लीकेज करंट फ्लो होने लगता है तो उस कंडीशन में लीकेज करंट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए अर्थिंग की जाती है। अर्थिंग करती क्या है, एक लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करती है किसी अर्थिंग, लीकेज करंट को लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करती है हमारी अर्थिंग। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारी स्किन होती है, स्किन का रेजिस्टेंस क्या होता है। यदि आप लोगों से इंटरव्यू में पूछा जाए या किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाए कि हमारी जो बॉडी का इंटरनल रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस क्या होता है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ड्राई स्किन का जो रेजिस्टेंस है उसकी रेंज आपको 1 लाख से 6 लाख ओम तक दे रखी है। ये 10 लाख ओम तक भी हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करें वेट स्किन का रेजिस्टेंस है जो 1000 ओम है। नेक्स्ट हम बात करें कि इंटरनल बॉडी का रेजिस्टेंस, यानी हैंड टू बॉडी, यानी कि मैं बात करूं हैंड टू जो हमारे फुट, यानी कि हाथों से पैरों तक का जो रेजिस्टेंस होता है वो 400 से 600 ओम होता है। यदि मैं ईयर टू ईयर बात करूं तो 100 ओम होता है। देखिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ईयर टू ईयर की बात करें तो हम लोग 100 ओम तक इसमें रेजिस्टेंस होता है। नेक्स्ट अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए दोस्तों आपके सामने जैसा कि मैंने एक एग्जाम्पल लाया हूँ कि एक सर्किट है जिसमें 5 एम्पीयर का आपका फ्यूज लगा हुआ है और इसमें एक लोड कनेक्टेड है 16 ओम का और इसमें 240 वोल्ट हम लोग सप्लाई दे रहे हैं। अब इसमें आप लोग देख सकते हैं कि अर्थिंग हमने कर रखी है, लेकिन हमने इसकी मेटल की जो हमारा लोड है उसकी इक्विपमेंट की जो बॉडी को अर्थित नहीं कर रखा है और उसके संपर्क में एक व्यक्ति आ गया है जिस वजह से वो उसको एक करंट का झटका लग रहा है। देखिए हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे कि करंट का उसको व्यक्ति को झटका लग सकता है कि नहीं। देखिए यहाँ पे एक सूत्र दिया हुआ है कि जब भी हमारी जो इंटरनल बॉडी में से कितना करंट फ्लो होगा उस बेसिस पे हम लोग इसका पता लगा सकते हैं। देखिए इसमें जो एक फॉर्मूला होता है वी अपॉन आर, यानी आई निकालने के लिए वी अपॉन आर हम लोग करते हैं। तो वोल्टेज 240 वोल्ट दे रखा है और आर की वैल्यू हमारे पास है 1000 ओम। तो जब भी हम लोग इसको सॉल्व आउट करेंगे तो इसमें 240 मिली एम्पियर करंट जो इस व्यक्ति के शरीर में से करंट फ्लो होगा और उस कंडीशन में हमारा फ्यूज भी जो जिसका फ्यूज का जो एलिमेंट है वो भी मेल्ट नहीं होगा और इस कंडीशन में हमें एक फेटल करंट लग सकता है और हमें एक विद्युत का झटका लग सकता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक सेकंड केस में हम बात करते हैं। इस केस में तो क्या था कि जो मेटल मेटल की बॉडी है उसे हमने अर्थ नहीं किया था। लेकिन सेकंड हम बात कर लेते हैं अब जो है मेटल की बॉडी अर्थिंग भी है और हमारे सिस्टम को भी हमने अर्थिंग कर रखा है। उस कंडीशन में क्या होगा कि जब भी कभी लीकेज करंट की कंडीशन आएगी तो उस समय ये हमारा फ्यूज है इसका वायर भी मेल्ट हो जाएगा और जो हमारे सर्किट को ओपन करेगा कर देगा जिससे कि हम लोग एक शॉक से बच जाएंगे। और इसमें दूसरी चीज़ है कि हमने अर्थिंग भी कर रखी है तो इजीली जो लीकेज करंट है वो इजीली ग्राउंड हो जाएगा और हम लोग बच जाएंगे। अब हम फॉर एग्जांपल यदि 10 ओम ओम का हम रेजिस्टेंस लेते हैं और वोल्टेज की वैल्यू है 240 वोल्ट, तो आई हमें निकालना है तो आई इज इक्वल टू 240 अपॉन 10। तो जब हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो 24 एम्पियर इसमें करंट आएगा जो कि फ्यूज की रेटिंग से 24 टाइम्स ज़्यादा है। इस कंडीशन में फ्यूज जो है वो मेल्ट हो जाएगा और
मेल्ट होने की वजह से हमारा सर्किट ओपन हो जाएगा और हम लोग एक फेटल करंट से बच जाएंगे। लीकेज करंट से बचने के लिए हमारे पास दो इसमें सॉल्यूशंस हैं। एक तो हमारा फ्यूज मेल्ट हो जाएगा जिससे हम लोग बच जाएंगे। सेकंड, इसमें इसकी जो हमारे इक्विपमेंट की जो बॉडी है उसको हमने अर्थिंग कर रखा है जिस वजह से हम लोग बच जाएंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर क्या होता है कि जो हमारी इक्विपमेंट की बॉडी से और जो अर्थिंग तक जो वायर जाता है उसे ही हम अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर कहते हैं। अर्थ इलेक्ट्रोड जो जमीन के अंदर होता है उसे हम अर्थ इलेक्ट्रोड कहते हैं। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि देखिए अर्थ इलेक्ट्रोड के टाइप्स। देखिए, मैं जनरली यहाँ पे दो अर्थ इलेक्ट्रोड के टाइप्स की बात करूंगा। एक पाइप इलेक्ट्रोड की और दूसरा प्लेट इलेक्ट्रोड की। तो देखिए, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि दीज इलेक्ट्रोड शैल बी मेड ऑफ मेटल रॉड और पाइप्स हैविंग ए क्लीन सरफेस नॉट कवर्ड बाय पेंट। यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रोड है उस पर किसी भी प्रकार का कोई पेंटिंग नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई लेयर नहीं चढ़ी हुई होनी चाहिए। वो है एक गुड कंडक्टर ऑफ मटेरियल होना चाहिए ताकि वो इजीली हमारा करंट को ग्राउंड कर सके। रॉड इलेक्ट्रोड ऑफ स्टील और गैल्वेनाइज्ड आयरन सेल बी नीज 16 mm इन डायमीटर। यानी कि इसका डायमीटर जो है, इसका जो स्टील और गैल्वेनाइज्ड आयरन का जो इलेक्ट्रोड रहेगा उसका 16 mm डायमीटर रहना चाहिए। और चलिए हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जो हमारे कॉपर का जो इलेक्ट्रोड रहेगा उस समय हमारे उसका जो डायमीटर होना चाहिए वो 12.5 mm डायमीटर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। पाइप इलेक्ट्रोड्स सेल नॉट बी स्मॉलर देन 38 mm इंटरनल डायमीटर इफ मेड ऑफ गैल्वेनाइज्ड आयरन और स्टील। यानी गैल्वेनाइज्ड आयरन और स्टील का जो पाइप इलेक्ट्रोड रहेगा जिसका डायमीटर 38 mm रहेगा, इंटरनल जो डायमीटर है वो। और जो पास्ट आयरन का जो इलेक्ट्रोड रहेगा उसका जो इंटरनल डायमीटर है वो 100 mm रहेगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और जैसे कि मैंने जैसे कि पहले हमने बात कर चुके हैं कि अर्थ इलेक्ट्रोड जो है उसको लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है। वो किस वजह से करता है? क्योंकि जब जहाँ भी हम अर्थिंग करते हैं उस समय हमें देख लेना चाहिए कि प्रॉपर नमी है या नहीं, मॉइस्चर है उस मिट्टी में है या नहीं। यदि मॉइस्चर होगी तो वो एक लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करेगी जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी का जो लीकेज करंट है वो इजीली ग्राउंड हो जाएगा। मैं अब बात कर लेता हूँ। देखिए, द लेंथ ऑफ द रॉड एंड पाइप इलेक्ट्रोड शेल नॉट बी लेस देन 2.5 मीटर। यानी कि जो इलेक्ट्रोड है, पाइप इलेक्ट्रोड है या रॉड इलेक्ट्रोड है, उसकी जो लेंथ है वो 2.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है कि चट्टानों जहाँ पे चट्टानें ना हो वहाँ पाइप और छड़ों को कम से कम 2.5 मीटर की गहराई तक उसको अंदर रखना चाहिए जमीन के अंदर। और जहाँ चट्टानें हैं वहाँ 2.5 मीटर से कम गहराई पर हो तो चल 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 जाएगा। वहाँ इलेक्ट्रोड को ऊर्ध्वाधर यानी कि हॉरिजॉन्टली उसको गाड़ा जाता है, यानी 30 डिग्री के एंगल पर उसे हम लोग लगाते हैं ताकि वो वह एक मॉइस्चर प्रॉपर बनी रहे, प्रॉपर हमें कम रेजिस्टेंस मिलता रहे जब भी हम लोग चेक करें उस समय। पाइप और रोड्स एज फेयर एज पॉसिबल सेल बी ऑन वन पीस। यानी इसका मतलब क्या है कि जो हमारा इलेक्ट्रोड है उसे वेल्डिंग करके दो चीजों में नहीं होना चाहिए, उसे एक ही टुकड़े में होना चाहिए। पूरा जो इलेक्ट्रोड है वह सिंगल पीस होना चाहिए, दो पीस में नहीं होना चाहिए। उससे प्रॉब्लम आ सकती है। और जब भी हम लोग उसके जो जॉइन करते हैं, जब भी नट बोल्ट कसते हैं, प्रॉपर तरीके से उसमें किसी प्रकार का कोई गैप नहीं रहना चाहिए। प्रॉपर तरीके से उसका कनेक्शन हमें किया जाना चाहिए। तो हम लोग इस चीज़ का ध्यान रखें जब भी हम लोग अर्थिंग करते हैं तो प्रॉपर एक ही इलेक्ट्रोड होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का ज़्यादा जॉइंट्स नहीं होना चाहिए। यदि जॉइंट्स हो रहे हैं तो प्रॉपर नट बोल्ट के थ्रू हम लोग उसे कसेंगे और प्रॉपर उसे एक हो सके तो हम लोग सोल्डरिंग करके भी उसका कनेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि देखिए आप लोग, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है कि जो फनल है इसमें से माध्यम से हम पानी डालते हैं। जो मैंने 30 डिग्री का एंगल बताया था आपको वो ये रहा। इसका जो डायमीटर है ये एक एक रॉड अर्थिंग है, एक रॉड इलेक्ट्रोड है ये आप लोग देख सकते हैं। ये जीआई वाशर लगा हुआ है एनीवन। और अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्लेट इलेक्ट्रोड्स की। मैंने आपको दो ही इलेक्ट्रोड्स बताए थे, एक पाइप इलेक्ट्रोड बताया था, एक प्लेट इलेक्ट्रोड बताया था। देखिए, जो जीआई की जो प्लेट होती है उसका जो जो थिकनेस होती है, यानी कि वो उसकी 6.3 mm से कम नहीं होना चाहिए। जब भी कॉपर की मैं बात करूं तो कॉपर की 3.15 mm से कम नहीं होनी चाहिए। और इसका जो आकार है, यानी कि जो इसकी आकार है वो कम से कम 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर का होना चाहिए। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि एक प्लेट इलेक्ट्रोड को इस प्रकार गाड़ा जाना चाहिए कि उसका ऊपरी किनारा जमीन की सतह से कम 1.5 मीटर की गहराई पर हो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, यदि किसी प्लेट इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध अपेक्षा मान से अधिक है, तो उसे दो या दो से अधिक प्लेटों को समांतर क्रम में प्रयोग किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कम से कम 8.0 मीटर होनी चाहिए। यानी आप लोगों को जब भी ऐसी कंडीशन आती है जहाँ पे नमी वगैरह कम है, तो उस कंडीशन में हम लोग पैरेलल में दो प्लेट्स को कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन दोनों प्लेट्स की डिस्टेंस जो होनी चाहिए वो 8 मीटर होनी चाहिए कम से कम। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्लेटों को अधिमानतः लंबवत स्थिति में, यानी कि उसे वर्टिकली हमें इंसर्ट करना चाहिए, वर्टिकली हमेशा लगाना चाहिए प्लेट इलेक्ट्रोड्स को। और इस प्लेट अर्थिंग का यूज कहाँ करते हैं कि देखिए जनरेटिंग स्टेशन में और सब स्टेशन में इसका यूज करते हैं, इस बात को हम लोग ध्यान रखिएगा, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, देखिए जैसा कि डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं, ये एक प्लेट अर्थिंग का आपको डायग्राम दिख रहा होगा। देखिए इस तरीके से इसमें जॉइंट्स दे रखे हैं आप लोगों को, इस तरीके से प्रॉपर तरीके से हमें टाइट करके हमें जॉइंट देना चाहिए। यदि टाइट हम लोग नहीं करेंगे तो उस समय कोरोजन लग सकता है, जिस वजह से रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ सकती है और हमें एक लो रेजिस्टेंस पाथ की नीड होती है, तो वह पॉसिबल नहीं हो पाता यदि उसमें कोरोजन वगैरह लग जाती है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग ज्वाइन करते हैं तो प्रॉपर नट बोल्ट तरीके से उसे हम टाइट करेंगे, उसमें प्रॉपर तरीके से उसे हम इलेक्ट्रोड को सोल्डरिंग करेंगे, उस तरीके से हम लोग अपने प्रॉपर जॉइंट्स को तैयार करेंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि अर्थ रेजिस्टेंस को कम करने के लिए क्या-क्या हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले कोयले और नमक का यूज़ इसलिए करते हैं ताकि कोयला क्या करता है कि कुछ वो एक कार्बन का गुड मटेरियल होता है, यानी गुड कार्बन ऑफ मटेरियल होता है कोयला, जो कार्बन की मात्रा उसमें ज़्यादा होती है। और वह क्या करता है कि उसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होने के कारण उसमें नमी ज़्यादा दिनों तक रहती है। यानी कि लॉन्ग टाइम तक नमी को बनाए रखने के लिए हम लोग कोयले का यूज़ करते हैं। और वहीं हम सॉल्ट की बात करें तो सॉल्ट क्या करता है, एज ए इलेक्ट्रोलाइट करता है, यानी एज ए कंडक्टिव मटेरियल एक्ट करता है, जो लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है। तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि नमक और कोयले का क्या काम होता है। तो नमक का काम होता है कि जो कंडक्टिविटी को बढ़ाना, यानी कंडक्टिविटी को बढ़ाना, और उस बढ़ी हुई कंडक्टिविटी को मेंटेन रखना, उसको रिटेन रखना, ये कोयले का काम होता है लॉन्ग टाइम तक मॉइस्चर बनाए रखना, ताकि उसका जो रेजिस्टेंस है वो कम से कम रहे और हमारा जो लीकेज करंट है वो इजीली ग्राउंड हो जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यूज सोल्डरिंग और नॉन फेरस क्लैंप्स और प्रिवेंट रस्ट इन अर्थ कनेक्शन। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इसमें मैंने जो मेन था वो वही था कि कोयले और नमक का यूज़ करते हैं हम लोग जनरली, और हमारी जो जिस जगह हम लोग अर्थिंग कर रहे हैं उसका उसका टाइम टाइम पर मेंटेनेंस करना चाहिए, और हम लोगों को उसमें पानी डालना चाहिए ताकि उसका रेजिस्टेंस कम से कम रहे, ताकि मिट्टी में मॉइस्चर बनी रहे लॉन्ग टाइम तक, जिससे रेजिस्टेंस कम से कम रहे। और जैसा कि हम लोगों ने आज जाना है कि अर्थिंग क्या होती है, और अर्थिंग और सिस्टम अर्थिंग और इक्विपमेंट अर्थिंग में क्या डिफरेंस होता है। सिस्टम अर्थिंग जो होता है वो हमारे इक्विपमेंट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, लेकिन वही हम बात करें इक्विपमेंट अर्थिंग क्या करता है, इक्विपमेंट अर्थिंग हमारे ह्यूमंस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो आप लोगों को दो इसमें डिफरेंस मैंने बता दिया है। अर्थिंग दो प्रकार की होती है, सिस्टम अर्थिंग और इक्विपमेंट अर्थिंग, और मैंने आपको इलेक्ट्रोड के टाइप्स भी बता दिए हैं। प्लेट इलेक्ट्रोड है और पाइप इलेक्ट्रोड से, और मैंने आपको अर्थ रेजिस्टेंस को कम करने की कुछ पॉइंट्स बताए हैं जिसके आप लोग ध्यान रखिएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।